प्रॉब्लम नंबर 7 में सिचुएशन क्या है, यहाँ पर एक ग्लास बीकर है और इसमें एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू 1.6 दिया हुआ है, राइट। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये जो प्लेन सरफेस आप देख रहे हो ये मिरर की तरह बिहेव कर रहे हैं, हाँ क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, इस पर एक लिक्विड पोर किया जाता है ना, सच दैट ये इसका जो टॉप मोस्ट लेवल है यहाँ तक कवर कर ले और इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि जो इमेज है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, इसका जो इमेज है ये इस पे ही बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट पे ही इसका इमेज बनता है। तो यहाँ पर n और h के बीच का रिलेशन दिया हुआ है वो हमें चेक करना है, राइट। और ये अगेन मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक मल्टी करेक्ट है, तो इसको चेक करते हैं कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइट आप देख रहे हो, अच्छा इसका जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये थिन लेंस है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अजम्पशन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पे बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो रे होगा अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा होगा और इसका ये भी मतलब हुआ कि इस कंबाइंड सिस्टम का जो फोकल लेंथ होगा बेसिकली वहाँ पर ही ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, क्योंकि अगर ये इस पर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो अगर ये मिरर नहीं होता तो ये बिल्कुल पैरेलल जाता, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस दोनों लेंस के कंबाइंड सिस्टम का जो फोकल लेंथ है वहाँ पे रखा हुआ है। बस ये इसका सेंट्रल आइडिया है और आपने ऐसा कर भी रखा होगा पहले, पीवाईक्यूज में इस टाइप का प्रॉब्लम है, राइट। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना। तो इस सिस्टम का, इस कॉम्बिनेशन का हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, राइट। अब वो फोकल लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, h के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो जो P इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, राइट। सो 1 हम इसको कह रहे हैं, राइट, और 2 इसको कह रहे हैं। तो ये भी बेसिकली ये भी एक लेंस बना रहा है, जो लिक्विड यहाँ बना रहा है ये भी कैसा लेंस बना रहा है, इस टाइप का प्लेनो कनकेव टाइप का लेंस बना रहा है और ये प्लेनो कन्वेक्स है। तो बेसिकली इस दोनों का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो। तो यहाँ पर P1 जो होगा ये कितना हो जाएगा, P1/f होता है एंड दैट इज इक्वल टू इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ-1 इंटू 1/r1। r1 यहाँ पे कौन सा है, प्लेन सरफेस होगा, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है और -1/r2। r2 ऐसा है, ऐसा सरफेस है, तो इसके डायरेक्शन में जाएंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आएगा तो पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा +r, राइट, ये +r हो जाएगा। फिर P2 अगर लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव म्यू है μ-1। अब यहाँ पर ये +r होगा इस सरफेस के लिए और ये इन्फिनिटी होगा, तो 1/r - 1/∞, राइट। सो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, n-1 और यहाँ पे r का वैल्यू दिया हुआ, r का वैल्यू 9 सेंटीमीटर है ना, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 1.6 दिया हुआ -1 इंटू 9 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे इसको आप रीअरेंज करोगे, सो n-1/9 है ना, माइनस साइन हो जाएगा और यहाँ पर 0.6/9 हो जाएगा। इसको रीअरेंज करो तो -n+1 -n और ये +1 और ये 0.6/9 हो जाएगा और ये होगा F इक्विवेलेंट के इक्वल। और F इक्विवेलेंट जो होगा यहाँ पर वो H के इक्वल होगा, राइट। सो जो F इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे H के इक्वल हो जाएगा। सो दिस वुड बी इक्वल टू 1.6 - n/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू 9/1.6 माइनस, ये रिलेशन आ गया H और N के बीच में। हमें ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे अगर हम N का वैल्यू 1.42 रखें, राइट, तो जो H का वैल्यू आएगा वो 9/1.6 - 1.42।
सो 9/1 ये 0.18 आ जाएगा विच इज़ 50 सेंटीमीटर। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आ रहा है, राइट, ये सही आ रहा है। फिर सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, राइट। सेकेंड में n का वैल्यू 1.35 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग h का जो वैल्यू आएगा 1.6 माइनस, और ये 1.35 रखें, राइट। सो 9 डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा 0.25, ठीक है। सो 900/25, तो ये भी हमारा सही हो 36 सेंटीमीटर, तो ये भी सही हो गया। थर्ड ऑप्शन, n का वैल्यू अगर 1.45 रखें तो h का वैल्यू 9/1.6 माइनस 1.45, सो दिस इज़ 9 ये आ जाएगा 0.15, तो ये 60 सेंटीमीटर, और यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ 65 दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन, n का वैल्यू 1.48 है, राइट। यहाँ h का वैल्यू 9/1.6 माइनस 1.48 रखें, सो दिस वुड बी 9 डिवाइडेड बाई 0.12। सो अगेन ये वैल्यू भी 900/12 आ रही है ना, ये 75 सेंटीमीटर आ रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए और बी है, राइट। आगे मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये हीट पे बेस्ड है, और ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। आई होप आपसे बन गया होगा ये डेफिनेटली, और बहुत लोगों ने बनाया होगा इस प्रॉब्लम को, तो ये आसान की कैटेगरी में ही आता है ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये, है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस का वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और सी का वैल्यू KT दिया हुआ है, राइट। तो पूछा गया है कि if the heat required to raise the temperature 1 kg of substance from -73 Celsius to 27 डिग्री सेल्सियस इज nk, यहाँ पे एक k इज़ ए कॉन्स्टेंट, है ना। तो n का वैल्यू क्या होगा। तो अभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हो सब इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो ऑफकोर्स क्योंकि यहाँ पे c वेरिएबल है तो हम डिफरेंशियल फॉर्म यूज़ करेंगे हीट का। सो यहाँ पे जो dq होगा वो क्या होगा mc dt, है ना, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे सबको, और c यहाँ पे वेरिएबल है, सो mkt dt हो जाएगा ये dq का वैल्यू। अब बस इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है, सो m के बाहर रख लो, सो t dt। बस यहाँ पर जो टेम्परेचर आप रखोगे वो कैल्विन में रखना है, तो -73 कितना हो जाएगा 200 कैल्विन, और जो 27 है कितना हो जाएगा 300 कैल्विन हो जाएगा, राइट। सो m का वैल्यू आप रख दो, m इज़ योर 1 kg इंटू k, ये t²/2 हो जाएगा, 200 300, राइट। सो ये k हो गया, सो 300 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर बाई 2। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 25,000 किया जाएगा, नहीं। तो यहाँ जो आंसर है nk जो दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना होगा 25,000, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं था इसमें, है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम था, रोटेशन का प्रॉब्लम था। तो नॉर्मली रोटेशन का जब भी प्रॉब्लम होता है तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ही होता है, थोड़ा तो सोचना होता है ना। तो ये अच्छा प्रॉब्लम था। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसका बहुत लोगों को सेटअप हो सकता है समझने में दिक्कत हुई होगी, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि एक डिस्क है जिसका रेडियस r दिया हुआ है, इसका मास m है, एंड दिस इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर अगेन एक दूसरा डिस्क है इस जगह जो कि r/2 पे है ना। ये जो है वो r/2 इसका रेडियस है, और यहाँ पर इसका मास m है, इसका जो रेडियस है r/2 है। यहाँ पर क्या है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अनदर डिस्क ऑफ सेम मास एंड रेडियस r/2, इसके बारे में बात करें, इज फिक्स टू द मोटर्स थिन शाफ्ट। यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है और उसके शाफ्ट से इसका एक्सिस कनेक्टेड है, और वो शाफ्ट रोटेट होता है, राइट। तो ऑफकोर्स जैसे अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में रोटेशन इसका होता है ना, ये ओमेगा दिया हुआ है ना। तो हम आर्बिट्रेरी अगर इस डायरेक्शन में रोटेशन देखते हैं
तो अब जो भी यहाँ पर टॉर्क लग रहा होगा इस दोनों सिस्टम के लिए इंटरनल होगा, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। तो कंजर्व करने के लिए अगर इसका सेंस इस तरफ है, लेट्स से इसको हम कैसा बोले, एंटी क्लॉकवाइज बोले, तो इसका कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज होगा, राइट। इसको ओमेगा डैश बोलते हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स क्योंकि जो भी शाफ्ट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस दोनों सिस्टम के लिए जो भी टॉर्क होगा, क्योंकि जो भी फोर्स मेरा पास करेगा वो यहीं से पास करेगा, तो ऑफ कोर्स पूरे सिस्टम का जो या टॉर्क जो इज अ बेटर टर्म, कि जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा पूरे सिस्टम के लिए वो ज़ीरो होगा। तो अगर ये अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ऐसे मूव करता है, तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो दोनों का जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा ऑपोजिट होगा, ताकि कंजर्वेशन मोमेंटम को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि इनिशियली दोनों ही रेस्ट में दिया हुआ है। तो अगर ये मूव करना शुरू होता है तो एक का जो सेंस होगा दूसरे का सेंस, दोनों ऑपोजिट होगा। ध्यान यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ रखना है, तो यहाँ पे जो टॉर्क एक्सटर्नल मेरा ज़ीरो हो गया, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा एल इनिशियल एल फाइनल के इक्वल होगा, ठीक है। और ये हम इस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं, वाई बाय डैश के अबाउट लिख रहे हैं, इसका जो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है, राइट। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर इनिशियली ज़ीरो है, राइट। बाद में क्या होगा कि जैसे ये इधर मूव करना शुरू कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या सोचना है ना, कि ये जो डिस्क है इसके पास एक तो खुद के एक्सिस का जो होगा एंगुलर स्पीड वो तो होगा ही, और ये जो रोटेशन कर रहा है, राइट, इसकी वजह से इसके सेंटर ऑफ मास को भी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल रहा होगा, राइट। इसको लेट्स से हम वी डैश बोलते हैं, और ये वी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा आर ओमेगा डैश के इक्वल, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे घूम रहा है और दोनों का सेंस ऑपोजिट है। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, जैसे अगर इस छोटी डिस्क का लिखते हैं और इसके सेंस को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा, तो एम आर बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, ये सेंस हो गया। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसको हमने पॉजिटिव लिया। अब ये जो मूव करेगा, अच्छा इसके पास एक और वेलोसिटी है, कौन सा है, इधर वाला वेलोसिटी है, तो उसकी वजह से जो होगा क्योंकि ये वी डैश इस तरफ है और इसका जो सेंस है उल्टा सेंस है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो जैसे ये पॉजिटिव है ऊपर के डायरेक्शन में और सेंटर ऑफ मास इधर मूव कर रहा है, तो उसका रोटेशन में इस एक्सिस अबाउट लिखना है, क्योंकि हम जो भी लिख रहे हैं अबाउट वाई वाई डैश लिख रहे हैं, है ना। तो इसके अबाउट अगर हम लिख रहे हैं तो क्या होगा कि इसका क्योंकि रोटेशन उल्टे सेंस में है, तो ये जो इसका सेंटर ऑफ मास इधर मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास के मोशन की वजह से हमें पता है कि एक बेसिकली कंबाइंड मोशन में, तो उसका दो पार्ट होता है, एक तो होता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्लस जो सेंटर ऑफ मास का होता है किसी पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये हमने इसके अबाउट लिख दिया, इसका एम आर बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, और ये जो VCM होगा उसकी वजह से भी होगा, लेकिन उसका सेंस ऑपोजिट होगा, राइट। तो वो कितना हो जाएगा, माइनस एम वी डैश इंटू आर हो जाएगा इसके अबाउट, वी डैश इंटू आर, और एक इसका जो होगा एंगुलर मोमेंटम वो कितना हो जाएगा, माइनस एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा। अब जो वी डैश है यहाँ पर आर ओमेगा के इक्वल है, राइट। सो ये वैल्यू जो होगा ये ज़ीरो हो गया। सो दिस इज एम आर स्क्वायर बाई 8 ओमेगा, और ये एम वी डैश जो होगा ये आर ओमेगा डैश हो गया इंटू आर माइनस एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा, सॉरी ये ओमेगा डैश होगा, ये हमने ओमेगा डैश लिखा है ना, वी डैश मेरा आर ओमेगा डैश हो जाएगा, ओमेगा डैश हो जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू हो गया ज़ीरो, एम आर स्क्वायर बाई 8 ओमेगा, और ये होगा 3 एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा डैश। तो यहाँ से ओमेगा डैश जो होगा ये हो जाएगा ओमेगा बाई 12, ये ओमेगा यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे इसको हम एक स्टेप बढ़ा लें, सो एम आर स्क्वायर बाई 8 इंटू ओमेगा एंड 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा डैश, नहीं तो इसमें बहुत कुछ कैंसिल होगा। सो ओमेगा डैश आप देख सकते हो ओमेगा बाई 12, तो इसका जो आंसर है ये 12 हो जाएगा। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर इसका 12 हो जाएगा, इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स दिया हुआ है ना, जो कि एक अनपोलराइज लाइट को एमिट कर रहा है इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पे 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट के कॉरिस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, IA बाई IB जो है वो 2 दिया हुआ है, राइट। सो ऑफकोर्स जो IA है वो 2 टाइम्स IB है, तो सीधा सा है कि IA मेरा ग्रेटर देन IB है।
तो जो ए होगा वो क्लोजर पॉइंट होगा, जो बी होगा, तो जैसे अगर ये पॉइंट सोर्स है तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ए जो होगा वो क्लोजर पॉइंट होगा और जो बी होगा वो फार्दर पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन दिया हुआ है। अब क्या किया जाता है, जो सेकंड जो पॉइंट सोर्स बी है उसके पहले सेट ऑफ 2 पोलराइड्स को लगाया जाता है, राइट। तो लेट्स से कि एक पोलराइड हमने ऐसे लगा दिया, नहीं, उसका एक्सिस ऐसा है, और दूसरा पोलराइड हमने थोड़ा इंक्लाइन करके लगा दिया 45 के एंगल पे, ये 45 डिग्री है, ठीक है। सो अब क्या होगा, यहाँ का इंटेंसिटी तो आई ही रह गया, बट यहाँ क्या होगा, हमें पता है कि आई बी यहाँ पोलराइड से जाने से पहले अगर आई बी हो तो जब इसको पास करता है तो इसका इंटेंसिटी आधा हो जाता है, राइट। और उसके बाद अगेन 45 से जब ये पास करेगा, जब ये यहाँ से पास करेगा, एक्चुअली जब ये यहाँ से जाएगा तो आई बी बाई 2 ऑलरेडी हो गया होगा, फिर जब ये इंक्लाइंड है तो अगेन फर्दर इसमें और चेंज होगा। वो कितना हो जाएगा, वो हमें पता है क्या होता है, आई जो होता है वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आई नॉट की जगह आई बी बाई 2 हो जाएगा और थीटा मेरा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है। सो बेसिकली ये आई बी बाई 4 हो गया, राइट, ठीक है। तो जैसे इससे पास करेगा तो आई बी से आई बी बाई 2 हो गया, और अगेन अब ये पोलराइड जो 45 के इंक्लिनेशन पे है तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये हमने कॉन्सेप्ट पोलराइजेशन में पढ़ रखा है। तो अब जो नया रेशियो होगा, राइट, तो वो कितना हो जाएगा, ये बेसिकली आई बी डैश हो गया, नहीं, ये आई बी डैश हो गया। सो यहाँ पर जो अब नया रेशियो होगा आई ए बाई आई बी डैश, ये कितना हो जाएगा, आई ए बाई आई बी बाई 4, सो 4 टाइम्स आई ए बाई आई बी, और ये रेशियो 2 दिया हुआ तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 हो गया। 11 भी जो है वो आसान प्रॉब्लम पूछा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो आपसे आसानी से बन गया होगा, राइट। तो ये डॉपलर्स इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो जिससे भी बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा उससे प्रॉब्लम आसानी से बन गया होगा फॉर श्योर, है ना। तो इसमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना नहीं था, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड था, उस पर हमें काम करना है, राइट। तो यहाँ पर दो अलग अलग केस दिया हुआ है। जो सोर्स है साउंड का, उसका फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है, और दो अलग अलग केस है। तो जैसे एक केस में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ऑब्जर्व, वो 288 है। ये कौन सा केस है, पहला केस है, केस 1। तो ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ये मूव कर रहा है वी से, ये भी वी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो एफ अपैरेंट होगा, एफ अपैरेंट जो यहाँ पर होगा वो कितना हो जाएगा, तो साउंड का वेलोसिटी होगा, उसको हम वी साउंड कहते हैं, राइट। और यहाँ पे दोनों अप्रोच कर रहा है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा। तो यहाँ पर ऊपर में ऑब्जर्वर आ जाता है, नीचे में सोर्स का आता है, नहीं, ये सोर्स आता है इनटू एफ नॉट। अब दोनों ही वैल्यू यहाँ पर ये 288 दिया हुआ है, नहीं, और ये वी साउंड है ना, ये क्योंकि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा। इसलिए आप देख सकते हो न्यूमरेटर में प्लस साइन है, डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, ये कॉम्बिनेशन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, राइट। तो यहाँ पर ये प्लस वी हो गया और वी साउंड ये माइनस वी इंटू एफ नॉट मेरे पास 240 दिया हुआ है। तो यहाँ से जो वी साउंड प्लस वी बाय वी साउंड माइनस वी का रेशियो 288 बाय 240 हो गया, राइट, ये हो गया। ये पहला केस हो गया। अब जो दूसरा केस है उसमें क्या हो रहा है, जो केस 2 है इसमें पूछा गया एक्चुअली कि क्या होगा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर दोनों ही सोर्स ये भी इधर मूव कर रहा है और जो ऑब्जर्वर है ये भी इधर मूव कर रहा है, दोनों वे से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा, बट यहाँ पे क्या गलती होती है ना, साइन लेने में गलती होती है। तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे सोचोगे। आप पहले ऑब्जर्वर को रेस्ट में रखो, राइट। तो ये सोर्स दूर जा रहा है तो ऑफकोर्स ये कम फ्रीक्वेंसी सुनेगा। ऐसा होने के लिए, क्योंकि अभी ऑब्जर्वर ने रेस्ट में माना है, तो वी साउंड, अब ये क्योंकि अगर ये रेस्ट में ये फ्रीक्वेंसी कम सुनेगा, ऐसा होने के लिए डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा आपको, राइट। तो यहाँ पे प्लस वी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको भी उधर मूव कराओगे तो और भी कम फ्रीक्वेंसी सुनेगा, क्योंकि ये और दूर चला जाएगा। तो न्यूमरेटर को अगर कम करोगे तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। तो एफ अपैरेंट यहाँ पे पूछा गया है, तो एक तरीके से देखा जाए तो एफ नॉट बाय
एफ साउंड सॉरी वी साउंड प्लस वी बाय वी साउंड माइनस वी, आप ऐसे लिख सकते हो ना इस चीज़ को। और ये वैल्यू हमें पता है यहाँ से 288 बाई 240, और ये 240 है तो 240 बाई 288 बाई 240, राइट। सो यहाँ पे 240 इंटू 240 बाई 288, तो यहाँ पे जब निकालोगे तो कितना आएगा 60, ये हो जाएगा, और ये 6 हो गया, सो ये 200 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 200 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो फ्लूइड्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फ्लूइड्स में हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स देखा था, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और उसमें भी जो एम्प्टी जब हम होता है, जब किसी वेसल में लिक्विड होता है तो लिक्विड को कितना टाइम लगता है एम्प्टी होने में, इससे कभी आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया होगा, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। उसी को थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, बट ओवरऑल ये आसान ही प्रॉब्लम है, राइट। तो इसमें सिचुएशन क्या है कि एक बिल्डिंग है ना, उसके ऊपर 2 टैंक रखा हुआ है ना, वाटर टैंक है, और इसमें होल है, यहाँ पर बॉटम में यहाँ पर होल है ना, h हाइट तक है ना रखा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स ये वाटर टैंक हम आई एम अज्यूमिंग कि एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, ऐसे है ना। तो यहाँ का वेलोसिटी हमें पता है ना कितना होगा। तो और यहाँ पर एक दूसरा टैंक है, इसमें भी है ना, दोनों ही h हाइट में यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ भी होल है, बट फ़र्क क्या है कि यहाँ पर एक पाइप के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया है ताकि वाटर नीचे फॉल करे, यहाँ आके नीचे फॉल करे, यहाँ से निकले। तो यहाँ हमें पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स होता है √2gh होता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है कि टाइम कितना लगेगा एम्प्टी होने में। जैसे यहाँ पर जो टाइम लग रहा है, यहाँ पे जो टैंक 2 को हम पाइप एंड से, ये टैंक 1 है, टैंक 2 को हम लोग यहाँ से पाइप से कनेक्ट किए हुए, राइट। तो यहाँ जाएगा, तो हमें पता है यहाँ जो वेलोसिटी होता है वो वेरिएबल होता है, क्योंकि ये हाइट डिपेंडेंट होता है। क्योंकि मेरा जो होता है √2gh होता है, तो हाइट डिपेंडेंट होता है। तो ऑफकोर्स इसको हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, यहाँ पर हम इक्वेशन कंटिन्यूटी लगाना पड़ेगा। तो लेट्स से कि यहाँ पर जो एरिया है ना, इस जगह जो एरिया है ये बड़ा है ना, इसको कैपिटल ए बोले, यहाँ पे स्मॉल एरिया है, लेट्स से ये कैपिटल है, स्मॉल है। तो हमें इक्वेशन कंटिन्यूटी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि a इंटू जो इस जगह होगा वेलोसिटी, इसको लेट्स से हम v1 बोलते हैं, माइनस सॉरी a इज इक्वल टू इंटू क्या, स्मॉल a इंटू v2। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होल का वो हमने स्मॉल a लिया, राइट। अब ये जो v1 है, क्योंकि ये हाइट डिपेंडेंट होगा, तो हम मान के चलते हैं कि y डिस्टेंस पे, किसी इंस्टेंट पे ये y डिस्टेंस पे है ना। तो h की जगह आप यहाँ पे y ले लो, राइट, y ले लो, क्योंकि टाइम क्योंकि वेलोसिटी वेरी करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, और हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा एम्प्टी होने में। तो जैसे इसमें हाइट कम होता जाएगा, वेलोसिटी भी चेंज होता जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। अब इस v1 को क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस dy/dt, क्योंकि जो y है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो dy/dt इटसेल्फ नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए ऐसा लिखेंगे इंटू a, और जो v2 है इस जगह पे ये कितना होगा, √2g y होगा, ठीक है। सो बहुत पॉपुलर इक्वेशन है, ये सब जान रहे हो क्या आप। तो a √2g बाई a, और ये dt हो जाएगा, है ना, माइनस साइन के साथ, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दो, और ये 0 से h हो जाएगा, और ये 0 से t1 टाइम, राइट। सॉरी ये h से 0 होगा, क्योंकि इनिशियली h पे होगा, ये 0 होगा, क्योंकि y हम यहाँ से ले रहे हैं, बॉटम से ले रहे हैं, तो h से 0 होगा, h से 0 होगा, राइट। सो ये 2√h हो गया, है ना, और ये हो जाएगा √2g a बाई a √2g, ये t1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड जो सिचुएशन है, उसमें क्या है कि हमने पाइप तो लगा दिया, यहाँ पर फ़र्क क्या होगा ना, एक एडिशनल हाइट h आ जाएगा। तो यहाँ जो वेलोसिटी निकल रहा होगा, क्योंकि सारा इक्वेशन सिमिलर होगा यहाँ वाले इक्वेशन से, जैसे हम यहाँ निकालते थे, सब कुछ बिल्कुल सिमिलर होगा, बट एक हाइट एडिशनल इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा h प्लस y हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। बाकी हम लोग एज इट इज़ करेंगे। सो यहाँ भी वैसे ही करना है कि a जो v1 है, a v2, राइट, और a हो जाएगा माइनस dy/dt, और a √2g
यहाँ पे होगा h प्लस वाई, बस ये छोटा सा चेंज है, दैट्स इट। तो यहाँ पे dy बाई रूट अंडर h प्लस वाई है ना, ये a बाई ए रूट 2g है ना, dt नेगेटिव साइन के साथ है ना, 0 से t2, और ये h से 0 होगा। यहाँ बस ध्यान क्या रखना कि यहाँ पे जब आप 0 रखोगे तो यहाँ पे एक बार h आएगा है ना, तो एक बार h प्लस h आ जाएगा है ना, और एक बार सिंपली h आएगा। जब आप y का वैल्यू 0 रखोगे सिंपली, जब y मेरा 0 होगा सिंपली h आएगा, कैपिटल H आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये फॉर्म चेंज होगा है ना, y का वैल्यू हमने एक बार h रखा है, एक बार 0 रखा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हमने यहीं पे फ्लिप कर दिया इसको, राइट। सो a बाई ए रूट अंडर 2g डी2, इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करना, दोनों को आप डिवाइड कर दो क्योंकि हमें रेशियो चाहिए, राइट। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो आप। सो यहाँ पर क्या हो, t1 वाले को यहाँ से डिवाइड करो तो t1 बाई t2, राइट, एंड दिस वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे रूट अंडर h है और नीचे आ जाएगा रूट अंडर h प्लस h माइनस रूट अंडर h। यहाँ पर h बाई h का रेशियो दिया हुआ है, इसको आप नीचे ले आओ। सो h यहाँ पे आप इसको नीचे ले आओगे तो h बाई h प्लस 1 और माइनस रूट अंडर h बाई h आ जाएगा, राइट। अब ये वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो h बाई h का जो रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर 16/9 दिया हुआ है, 16/9 प्लस 1 है ना, और माइनस रूट अंडर 16/9। तो ये वैल्यू जब आप रखोगे तो नीचे कितना आएगा, ये आ जाएगा 25/9 मतलब 5/3 और माइनस ये आ जाएगा 4/3, तो ये आ जाएगा 3:1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3:1 हो जाएगा, राइट।